नमस्ते। मैं राजेश नरूकर, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में गुप्त शासकों के बारे में अध्ययन किया जा रहा था और सभी जो गुप्त शासक हैं उनमें अधिकतर इतिहासकारों का ये मानना है कि समुद्रगुप्त सबसे महत्वपूर्ण शासक था, क्योंकि गुप्त साम्राज्य को जो विस्तार और विशालता उसने प्रदान की, उसके आधार पर ही इस विशाल साम्राज्य की बाद में प्रगति हो सकी और इसीलिए समुद्रगुप्त को सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जा सकता है। शासक बनने के पश्चात समुद्रगुप्त ने दिग्विजय की नीति को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उसने अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए जो आक्रमण किए उन्हें इतिहासकार 3 पार्ट्स में बांटते हैं। पहला, आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण, दूसरा दक्षिण भारत पर आक्रमण और तीसरा आर्यावर्त पर द्वितीय आक्रमण। आर्यावर्त पर जो प्रथम आक्रमण किया गया था उसे समुद्रगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण विजयों में माना जाता है। हालांकि इस आक्रमण में उसका साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत नहीं हुआ था, लेकिन पड़ोसी राज्यों में और मुख्यतः उत्तरी भारत में साम्राज्य निर्माण में उसको महत्वपूर्ण सहायता मिली। इस अभियान में सबसे महत्वपूर्ण था मगध के प्रदेश को गुप्त साम्राज्य में मिलाया जाना। प्रारंभिक काल से ही मगध का एक इम्पोर्टेंस भारतीय राजनीति में रही है और मौर्य काल के पश्चात एक लंबे समय तक जिस प्रकार से भारत में राजनीतिक एकता की कमी देखी गई, उसमें समुद्रगुप्त के द्वारा मगध के प्रदेश को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिलाया जाना एक महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त ने अपने पहले अभियान में ही मथुरा और पद्मावती के शासकों को पराजित किया। उसने इस प्रकार से उत्तरी भारत पर महत्वपूर्ण स्थानों को विजित किया और बीच में ही उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, जहां आक्रमण करने का उसका उद्देश्य यही था कि मूल रूप से दक्षिण भारत के शासकों को पराजित करके उनसे अपनी अधीनता स्वीकार की जाए। और यह इस बात से स्पष्ट है कि दक्षिण भारत के प्रदेशों को समुद्रगुप्त द्वारा गुप्त साम्राज्य में नहीं मिलाया गया और प्रयाग प्रशस्ति के विवरण से भी इस बात की पुष्टि होती है कि केवल जो स्वामित्व और प्रभुत्व स्वीकार करने के पश्चात दक्षिण भारत के शासकों को उनके राज्य लौटा दिए गए और यही उस समय के अनुसार उचित भी था, क्योंकि इतने अधिक विस्तृत साम्राज्य को शासन करने में निश्चित रूप से उस समय कठिनाई होती, क्योंकि उस समय यातायात और संचार के साधन इतने अधिक मौजूद नहीं थे और इसीलिए पूर्व के कुछ शासकों की भांति समुद्रगुप्त ने उसी नीति का अनुसरण करते हुए दक्षिण भारत के प्रदेशों को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया, लेकिन इससे निश्चित रूप से उसके वैभव में वृद्धि हुई, क्योंकि शासकों को पराजित करने के बाद में उन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार किया और उसे विभिन्न भेंट इत्यादि दिए, जिससे आर्थिक स्थिति समुद्रगुप्त की मजबूत हुई। दक्षिण भारत के जिन शासकों को पराजित किया गया उनमें कौशल प्रदेश के महेंद्र, कांची को भी जीता गया, कोट्टर, देवराष्ट्र, कौस्थलपुर के प्रदेशों को भी समुद्रगुप्त के द्वारा जीता गया और इनका विस्तृत विवरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है।
इसके बाद अपने साम्राज्य को और अधिक विस्तार देने के लिए समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के प्रदेश पर द्वितीय आक्रमण किया। आर्यावर्त पर प्रथम आक्रमण के समय समुद्रगुप्त ने नागसेन जो शासक था उसकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था और इसीलिए नागसेन के द्वारा पुनः शक्ति को संग्रहित करने का प्रयास किया गया। और जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण भारत पर आक्रमण करने में व्यस्त था उस समय आर्यावर्त के प्रदेश में नागसेन ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया था और इसीलिए उसके विरुद्ध समुद्रगुप्त को पुनः युद्ध करना पड़ा और उसकी शक्ति को पूरी तरह से समुद्रगुप्त के द्वारा समाप्त किया गया। इस बार समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के जो प्रदेश थे उन्हें न केवल पराजित किया बल्कि उनके राज्यों को भी अपने राज्य में शामिल किया। उत्तरी भारत में मुख्यतः यह माना जाता है कि समुद्रगुप्त के द्वारा 9 राजाओं को पराजित किया गया, जिनमें रुद्रदेव को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि आर्यावर्त के किस भाग पर उसका शासन था इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। रुद्रदेव के अलावा नागदत्त, नागसेन, अच्युत, नंदी और अन्य शासकों को भी पराजित किया गया। इस प्रकार से आर्यावर्त और दक्षिण भारत के आक्रमण के द्वारा समुद्रगुप्त ने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसके वैभव में भी वृद्धि हुई। समुद्रगुप्त के इस विशाल साम्राज्य को देखकर जो सीमांत प्रदेश के शासक थे उन्होंने स्वयं ही अपने आत्मनिवेदन गुप्त शासक के सम्राट प्रस्तुत किए और सभी प्रकार का कर देना समुद्रगुप्त को स्वीकार किया और इस प्रकार से बिना किसी प्रयास के ही समुद्रगुप्त को जो सीमांत प्रदेश के राज्य थे उनके शासकों की अधीनता भी प्राप्त हुई, जिनमें कामरूप, आभीर और नेपाल महत्वपूर्ण सीमांत प्रदेश माने जा सकते हैं। इस प्रकार से समुद्रगुप्त का साम्राज्य और अधिक विस्तृत हुआ। जिस प्रकार से समुद्रगुप्त ने दक्षिण के शासकों, सीमांत शासकों और कुछ आर्यावर्त के शासकों के साथ नीति का अनुसरण किया, उनसे निश्चित रूप से गुप्त साम्राज्य को लाभ हुआ। समुद्रगुप्त ने इन शासकों को पराजित करने के पश्चात इन राज्यों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया और उनका आक्रोश शांत करने के लिए उन्हें राज्य का मित्र बने रहने दिया और उसकी इसी सद्नीति और लोकानुग्रह के परिणाम स्वरूप ही किसी भी शासक के द्वारा अधिक विरोध नहीं किया गया। प्रत्यर्पण के इस कार्य को संपन्न करने का दायित्व उसके शासनकाल में आयुक्त नामक एक अधिकारी को सौंपा गया था और संभवतः यह माना जाता है कि आयुक्त अर्थ विभाग का ही एक उच्च अधिकारी था जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स के स्टेटमेंट तैयार करके किसी भी शासक के साथ जो भी संधि हुआ करती थी उसका प्रारूप तैयार किया करता था। समुद्रगुप्त की यह नीति राजनीतिक आवश्यकता से प्रेरित थी, क्योंकि उस समय इतने दूरस्थ प्रदेशों को जीत करके उन पर शासन करना संभव नहीं था और इसीलिए इस नीति का अनुसरण किया गया। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया और एक लंबे समय के पश्चात किसी भी शासक के द्वारा इस प्रकार का कोई आयोजन किया गया था।
समुद्रगुप्त न केवल एक असाधारण योद्धा था, बल्कि अपनी नीति के आधार पर भी उसने साम्राज्य निर्माण के कार्य को संपूर्ण किया। युद्ध के अलावा विभिन्न शास्त्रों में भी समुद्रगुप्त प्रवीण था। प्रयाग प्रशस्ति में जो विवरण दिया गया है उससे यह ज्ञात होता है कि विभिन्न शास्त्रों का उसे ज्ञान था। विभिन्न जो सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, उससे विभिन्न ललित कलाओं में उसकी जो रुचि थी वह भी परिलक्षित होती है। इसके अलावा विभिन्न कवियों को जिस प्रकार से आश्रय दिया गया था, उससे उसके एक कवि होने के बारे में भी ज्ञात होता है। कई सिक्कों के ऊपर गरुड़ की मूर्ति से यह अनुमान लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके शासनकाल में जो अन्य धर्म थे उन्हें भी समादर प्राप्त था। कुछ इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त के द्वारा प्राप्त की गई विजयों के आधार पर उसकी तुलना नेपोलियन से की है और उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। लेकिन अन्य जो इतिहासकार हैं उनका यह मानना है कि समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं की जा सकती, क्योंकि नेपोलियन अपने अंतिम युद्ध में पराजित हुआ था, जबकि समुद्रगुप्त ने किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा और इसीलिए उसका स्थान नेपोलियन से भी ऊंचा माना जाना चाहिए। इस प्रकार गुप्त काल के विभिन्न शासकों में विभिन्न साम्राज्यों को जीतकर साम्राज्य विस्तार करने के कारण अधिकतर इतिहासकार समुद्रगुप्त को गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक मानते हैं।